अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज है 5 अगस्त की तारीख और ये वही दिन है कि जब इमरान खान साहब को ठीक 3 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। तोशा खाना जब केस था पहला वाला, उसके अंदर सज़ा सुनाई गई थी और फिर उन्हें उनकी रिहाइश का ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया था। और ये वो आखिरी झलक थी जो इमरान खान साहब की देखी गई। उसके बाद एक आध कोई पिक्चर लीक हुई या कोई स्क्रीन शॉट लीक हुआ, तो उसकी वजह से इमरान खान साहब की कोई एक आध झलक सिर्फ देखने को मिली, वो भी बड़ी मुबहम सी। लेकिन ये आखिरी दिन था जब इमरान खान साहब आज़ाद थे। उसके बाद 3 साल से अवाम ने बराह रास्त उनको नहीं देखा, अवाम ने बराह रास्त उनको नहीं सुना और ये 3 साल उन्होंने जेल में गुजार दिए। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक पावर शो का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा मुल्क भर में उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज की कॉल्स भी दे रखी हैं, तो इन सब के ऊपर आपको तफसीली डिटेल्स बताते हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें भी हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी अब मैदान में उतर आए हैं और जो सूबों से मुतालिक बहस छिड़ी है उसमें उन्होंने भी कुछ अपना हिस्सा डाला है, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने एक अहम दिन पर बड़ी एक यूनिक बात कर दी और कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी है। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब 3 साल से मुसलसल कैद में हैं और तकरीबन 9 महीने से कैद तन्हाई में हैं और उनकी मुलाकातें टोटली बंद हैं। और इस सारी सिचुएशन में जो सख्त तरीन हालात थे वो इमरान खान साहब ने देखे हैं जेल में, और बहुत ही गैर मामूली जेल काटी है इमरान खान साहब ने। और इवन उनके मुखालिफिन भी उनकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके कि जेल उन्होंने बहरहाल अच्छी काटी है। और इस तरह की सख्तियाँ किसी और सियासतदान को यूं जेल में नहीं देखनी पड़ी, और कम से कम इतने लंबे अरसे तक नहीं देखनी पड़ी। अगर किसी को कुछ टाइट हालात में रखा भी गया तो कुछ अरसे के लिए रखा गया ताकि वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जाए, और फिर नॉर्मली लोग आ गए, जिसके बाद फिर उनको या तो जेल से निकाल दिया गया या उनको सहूलियात दस्तयाब हो गई। तो इस तरह के मामलात हम अपने मुल्क में देखते रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि मुसलसल अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर खड़े रहे, जिसकी वजह से उनके ऊपर जेल में सख्तियों में इजाफा ही हुआ, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। बल्कि पहले तो तकरीबन डेली ही लोगों की मुलाकात हो जाती थी जब समातें जेल में हो रही थी, क्योंकि केसेस जेल में इमरान खान साहब के सुने गए। लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि जब एक दफ़ा सज़ाएं सब केसों में सुना दी गई तो उसके बाद वो तमाम सिलसिला बंद हो गया। इमरान खान साहब के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें बंद हुईं, फिर इमरान खान साहब की फ़ैमिली से मुलाकातें बंद हुईं, इमरान खान साहब के लॉयर्स से मुलाकातें बंद हुईं, उनके बच्चों से टेलीफोन पर बातें बंद हो गईं, उनकी बेगम के साथ भी उनकी अब बस हफ्तावार मुलाकात होती है जेल के अंदर। और जो उनके साथ हुआ है वो एक अलग कहानी है, वो भी एक अज़्म व हिम्मत की अलग दास्तान है कि जिस तरह से उनकी बेगम ने उनके साथ जो है वो जेल काटी है। तो सख्तियों का और मसाइब का एक लंबा सिलसिला है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यही वो वजह है कि जिसकी वजह से 4 साल से जो इमरान खान का जादू है, जो उनका सहर है, वो ये हुकूमत तोड़ नहीं पाई। अगर इमरान खान साहब ही साल 1-1.5 साल के बाद कोई डील कर लेते या किसी किस्म की कोई गुंजाइश निकाल कर कोई कमज़ोर फ़ैसला करते तो शायद आज उनकी मकबूलियत का ये आलम ना होता। लोग अगर आज भी उनके साथ खड़े हैं तो उसकी वजह ही ये है कि वो मुल्क छोड़कर नहीं गए, उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी तरह की डील नहीं ली। बहुत से लोग ये आपको कहानी सुनाते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं कि जनाब उन्हें डील ऑफ़र ही नहीं की गई वरना तो वो फ़ौरन ले लेते। हकीकत यह है कि जब डील मुस्तरद हो जाए दूसरी तरफ से तो फिर कौन ये कहेगा कि हाँ भाई हमने डील ऑफ़र की थी लेकिन अगला मान नहीं रहा, हमें वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो अपनी इस तरह की जो हजीमत है या शिकस्त है वो कौन तस्लीम करेगा। तो ये सरासर एक झूठा बयानिया है जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स की तरफ से आपको बताया जाता है कि जी उन्हें डील हमने ऑफ़र ही नहीं की तो वो कबूल क्या करते हैं। हकीकत यही है कि उन्हें डील्स ऑफ़र की गई और 2-3 मरतबा सीरियस पेशकश थी, और ज़्यादातर उस डील में यही ऑफ़र की जाती है कि वो किसी तरह से मुल्क से बाहर चले जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह की ये जेल काटी है उस पर मैंने मतीउल्लाह जान साहब का एक आज छोटा सा क्लिप देखा जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हुए उसको आप यूँ कह लें कि समराइज़ कर दिया। तो मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह 3 साल ये जेल काटी है
वो अमर हो चुके हैं सियासी तौर पर। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि बहुत से लोग मर कर अमर होते हैं। हम हमेशा यही देखते हैं कि बहुत बड़े किरदार जिनको हम जब वो चले जाते हैं दुनिया से, फिर हम कहते हैं कि यार वो वाकई बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा इंसान था। लेकिन इमरान खान साहब वो वाहिद सियासतदान हैं पाकिस्तान के जो जीते जी अमर हो चुके हैं। यानी वो उस औज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर अब कोई सियासतदान दूसरा उनके आसपास भी दिखाई नहीं देता, और उनका एक लाजवाल किरदार बन चुका है। वो एक ऐसे देवमालाई किरदार में बदल चुके हैं कि जिनको शायद अब किताबों में पढ़ाया जाए और उनके ऊपर थीसिस लिखे जाएं। तो इमरान खान साहब ने अभी तक जो कर दिया है, उसके बाद किसी ऐसे बज़ाहिर छोटे मोटे रिलीफ के लिए वो जाहिर है कि अपना इतना बड़ा जो उन्होंने मुश्किल पीरियड गुजारा है उसको ज़ाया नहीं कर सकते। तो बहरहाल इमरान खान साहब के जेल में ये 3 साल अब मुकम्मल हो गए हैं। उनके जो जज्बाती कारकुन हैं बड़े उदास हैं उनके लिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग उनको याद करते हैं। इस दौरान इतने सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जिस दिन मैंने सोशल मीडिया खोला हो और उसमें इमरान खान साहब का कोई ज़िक्र ना हो, या उनकी कोई तस्वीर ना हो, या उनसे मुतल्लिक कोई बात ना हो। तो ये आप जितना मर्ज़ी कह लें कि आपने उन्हें नज़रों से ओझल कर दिया। बहुत से मामलात और आए गए, जंगें हो गई, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, अमेरिका ईरान की जंग हो गई, महंगाई हो गई, हुकूमत बन गई, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। लेकिन एक जो चीज़ थी वो मुस्तकिल रही, और वो था इमरान खान साहब का ज़िक्र। वो वक्ती तौर पर कहीं अगर थोड़े दिनों के लिए दब भी जाए, लेकिन वो दोबारा अपनी जगह पर खड़ा था। और यही वजह है कि आज 4 साल का एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी ये निज़ाम नहीं चल सका, और अपने मुंह से अब ये इकरार करते हैं कि ये लोग हार चुके हैं। इमरान खान साहब के जेल में 3 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान है, और इस सिलसिले में रात से ही तकरीबात शुरू हो गई। पेशावर में एक मशल बरदार रैली निकाली गई, और ये रैली मशलों के साथ जलसा गाह तक पहुंची, जहां पे मेन इवेंट जो है वो एहतमाम जिसका किया जा रहा है, मुनक़िद होने जा रहा है पेशावर में, और उसकी भी जलसा गाह में तैयारियां अपने उरूज पर हैं। कदावर तस्वीर लगाई गई हैं और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि बाकी शहरों में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। कराची में भी एक प्रोटेस्ट रखा गया है, लाहौर में ईवान अदल में प्रोटेस्ट रखा गया है, वकला की तरफ से एक एहतजाज है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इन्हें अंदाज़ा था कि लाहौर में ना तो जलसे की इजाज़त मिलेगी, अगर कोई रैली वैली निकाली तो उस पर छापा पड़ेगा, और स्पेशली पहले दिनों से ही वो फिर एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं जब उन्हें पता होता है कि किसी स्पेसिफिक डे पे इन्होंने कोई एक्टिविटी प्लान करनी है। तो इसलिए इन्होंने सेफ साइड ये सोची है कि चलो जी, ईवान अदल जो है वहाँ पे ज़ाहिर है पुलिस एंटर नहीं होती और उस तरह से चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पे वकला जो हैं, ख़ास तौर पर जो PTI के वकला हैं, उनसे ILF से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी तरफ से ये एहतमाम कर दिया गया है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में रैलीज़ वगैरह निकाली जाएंगी, और जहाँ जहाँ कोई जितना कर सकेगा। कराची में भी बड़ा प्रोटेस्ट था, और कराची में रात को भी शारा फैसल पर एक रैली निकाली गई। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटे छोटे प्रोटेस्ट या रैलीज़ निकाल कर इस सारी इवेंट के ऊपर एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मुल्क भर में कोई ना कोई इनकी कोशिश होगी कि एक्टिविटी की जाए। लेकिन मेन जो फोकस होगा वो जलसे के ऊपर होगा जो पेशावर में है, और सबका उसमें फ़ोकस ये है कि आज ऐलान क्या होता है, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब से यही एक्सपेक्टेशन है, और जो हमारे सोर्सेज हमें ख़बर दे रहे हैं वो यही है कि कोई लाहेमल उन्होंने देना ज़रूर है। अब वो क्या है, उसमें क्या कोई नरमी की जाएगी, क्योंकि आखिरी वक्त तक भी उनको प्रेशर तो डाला गया है, और उनको ये मैसेज दिया गया है कि भाई ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। कोई इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान करके कोई लंबी छलांग मारने की कोशिश ना की जाए, इसी तरह पंजाब की तरफ आने की कोशिश ना की जाए। यानी उनका यही था कि आप कोई होम्योपैथिक ही करें गुजारा एहतजाज करने का, अगर कोई आप पे प्रेशर भी है वर्कर्स का। लेकिन ये मत सोचिए कि आपको कोई भी लीनियंस देखने को मिलेगी, कोई भी नरमी से आपसे नहीं बरतेगा। तो अब यहाँ इम्तिहान है सुहेल आफरीदी साहब और दीगर क़यादत की टफनेस का, मेंटल टफनेस का, कि वो कितना प्रेशर लेते हैं और क्या वो कोई बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि प्रेशर तो उनको दोनों जानिब से है। इधर फैमिली और कारकुनान का भी प्रेशर है, और दूसरी तरफ से सिस्टम का भी प्रेशर है। वो सिस्टम जो खुद ही कोलैप्स हुआ है, बहरहाल प्रेशर डालने के लिए वो तैयार है। तो वो अब दोनों तरफ से प्रेशर में देखना ये है कि वो किसका प्रेशर ज़्यादा लेते हैं और क्या ऐलान करते हैं।
इसके अलावा आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि इमरान खान साहब को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और जो कैदियों के राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, उनकी मुलाकातें बहाल होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी इस पर आवाज़ उठा रहा है। इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा है। तो ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से ज़ाहिर है कवरेज रहेगी इसके ऊपर, और फर्दर भी, चूँकि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है मंगल वाले दिन एक दफ़ा फिर नहीं हुई, बहनें आई हैं, रात तक बैठी हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो अपना धरना ख़त्म करके रवाना हो गई। तो इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई किसी की। तो ये अब सबको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ किस तरह का सलूक किया गया है और कैसी जेल उन्होंने काटी है, कैसे उनको रखा गया है। ये जो है एक इवन मतलब लोग कहते हैं कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई क्योंकि उनको फांसी दे दी गई। ये बात दुरुस्त है कि उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन जेल में मुलाकातें उनकी भी बंद नहीं हुई थी और उनकी मुलाकातें होती थी हफ्तावार जो बाकी कैदियों की होती हैं। तो ये एक अनोखी सज़ा है जो उनको दी गई है, लेकिन हैरत भी होती है और उनकी इस हिम्मत पर यानी आप देखिए कि रश्क भी आता है कि कोई भी इंसान इतनी टफ मेंटल कंडीशन में कैसे गुजारा करता है। आज के दिन के हवाले से जो भी मामलात होंगे आगे भी हम आपके साथ ज़ाहिर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन सियासत में ओवरऑल फिर भी बड़ी हलचल है जी। लाख तरदीदें आ रही हैं लेकिन बहस तो छिड़ चुकी है। हर कोई अपने अहम शख्सियात से राब्तों के तवस्सुत से ये पैगामात दे रहा है कि जनाब नहीं, मेरी जो शख्सियत है अहम, वो तो कह रही है काउंटडाउन स्टार्ट है, दूसरा कह रहा है नहीं मेरी जो शख्सियत है वो तो कह रही है सब ठीक है। तो ये सिलसिले अब दराज हैं। पीपल्स पार्टी बड़े एग्रेसिव मोड में नज़र आ रही है। नदीम अफजल चंद साहब ने तो इवन ये तक कह दिया है कि आपको 2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी इवेंचुअली अब क्या फ़ैसला करने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मज़ीद अब इस हुकूमत के साथ चलना मुश्किल है। ये बहरहाल उनकी तरफ से पहले भी कहा जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि चूँकि बेनिफिशरी हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस का भी उन्हें पता है कि अगर हुकूमत से अलग होंगे, कोई तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर उनके साथ भी क्या होगा। तो लिहाजा ये इतना आसान फ़ैसला नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन एक जो बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है कि एक कौमी हुकूमत जो है वो इस बहरान से निकलने का एक रास्ता हो सकती है। अब ये एक ऐसी बात है जो इमरान खान साहब ने पहले जब एक दफ़ा इस पे बात हुई थी तो रिजेक्ट कर दिया था इस ऑफ़र को, और वो नहीं इस चीज़ के लिए तैयार थे कि कोई कौमी हुकूमत बनाई जाए। बल्कि इमरान खान साहब तो इवन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा 8 फरवरी 2024 में पीपल्स पार्टी के साथ ये कोशिश की गई थी कि चलो जी अगर पीटीआई को हुकूमत देनी ही पड़ रही है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इनकी कोई हुकूमत बना देते हैं ताकि ये अंडर कंट्रोल रखे जा सकें। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको भी नहीं मंजूर किया था और उन्होंने कहा कि जब हमें मैंडेट मिला है तो हमें पूरा मैंडेट वापस किया जाए ताकि हम जो है वो फिर अपने मैंडेट के ऊपर हुकूमत बनाएं, ना कि हम एक कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत में जाएं। तो उन्होंने कहा कि ये उनको कबूल नहीं है। तो जब वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के लिए राज़ी नहीं थे तो कौमी हुकूमत तो उनके ख्याल से बिल्कुल ही एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये उस वक्त की बात थी। अब हालात जो हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट पैराए में आ चुके हैं, क्योंकि अदालतें उस वक्त आज़ाद थीं, अब बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं और अब इमरान खान साहब को पता चल गया है कि हम गोलियां तक मार देते हैं। तो इमरान खान साहब अब इस बात से शायद इत्तेफाक कर लें कि चलो जी अब आगे तो निकलना है इस क्राइसिस से, तो कौमी हुकूमत बना ली जाए, तो कोई वो लचक दिखा सकते हैं। ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उनका भी ख्याल है कि वो इमरान खान साहब को इस चीज़ के ऊपर राज़ी कर सकते हैं। इस वजह से वो इमरान खान साहब से एक मुलाकात भी करना चाहते हैं और उसके लिए वो हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। बाय द वे काफ़ी इम्कान है कि उन्हें हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाए इस सिलसिले में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर बैरिस्टर गौहर ने ये स्टेटमेंट दिया है तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी की वो बात कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी और मुशावरत के बगैर उन्होंने कैसे दी है, मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन है। बहरहाल वो भी ये कहते हैं कि जनाब सूबों वगैरह की बातें तो बाद में होंगी, इस वक्त तो मुल्क बड़ा क्राइसिस में है, तो आपको नेशनल गवर्नमेंट बनाकर उधर से रास्ते निकालने पड़ेंगे। और यही बात नेशनल डायलॉग कमेटी भी कहती है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आपको और भी लोग ये बात करते हुए नज़र आ रहे हों। तीसरी तरफ अब इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या बैरिस्टर गौहर ने अपने तौर पर एक एवं फुलझड़ी छोड़ी है या ये किसी प्लान का हिस्सा है कि सब लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात करने लगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब भी आज मैदान में आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاں جو صوبوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی اور کہا کہ یہ ایک بالکل غلط ٹائم میں ایسی بحث چھیڑ دی گئی ہے. انہوں نے محسن نقوی صاحب سے متعلق کہا کہ یہ اپنے ہی برخوردار ہیں لیکن وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت صوبوں کی بحث ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس ٹائم پیریڈ پر, جب ملک آلریڈی اتنے کرائسس میں ہے, سیاسی بحرانوں میں ہے. خود حکومت جو ہے وہ فارم 47 والی بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس میں آپ نئے صوبے بنانے چل پڑے ہیں. انتظامی یونٹس بنانا کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے, تو بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. تو یہ ساری جو ایک الگ بحث ہے یہ بالکل بے وقت کی بحث ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں. تو بہرحال انٹرسٹنگ ٹائم ہے. اب یہ آپ کو ملک میں سیاست کا ٹائم نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. سیاست بالکل جمود کا شکار تھی پچھلے کچھ عرصے سے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سیاست جو ہے وہ تھوڑی اپنی اسپیس لے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ جب ان کا گلا پکڑا جا رہا ہے تو اب ان کو ہاتھ پاؤں مارنے ہیں اپنے لیے. تو اس وجہ سے اب آپ کو ملک میں ممکن ہے کہ کوئی سیاسی سپیس نظر آئے, لیکن دوسری طرف سیاسی سپیس آپ تبھی کسی کو دیں یا لیں گے جب آپ خود بھی تو اپوزیشن کو کوئی سیاسی سپیس دیں. ابھی اپوزیشن کو تو کیا ہی سیاسی سپیس آپ نے دینی ہے. اندازہ آپ یہ لگائیں کہ جو کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے احتجاج کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کشمیر میں جو کشمیر کے موضوع پر جو اسلام آباد میں احتجاج ہوا وہاں پہ بھی لوگوں کو انہوں نے چن چن کے گرفتار کیا ہے. اچھا, اب جو بہت ہی میرے لیے ایک شاکنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جناب مختلف جگہوں پر بڑے بڑے سے بل بورڈز لگائے گئے ہیں 5 اگست کے حوالے سے, کیونکہ 5 اگست ایک اور حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کشمیر کا ایشو. جو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں ہی یہ ہوا تھا کہ جو نریندر مودی ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا اس کو تبدیل کر دیا تھا اپنے آئین کے اندر, اور اس کے اوپر جو ہے احتجاجاً عمران خان صاحب نے پھر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ بھی بند کی تھی اور پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرایا تھا. اب وہ 5 اگست کا جو ہنسا ہے اس کے اوپر عام طور پر پہلے تو کچھ سال وہ کشمیر کے حوالے سے ہی ایز پروٹیسٹ منایا جاتا تھا. اب چونکہ اسی دن عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو وہ ظاہر ہے ملکی سیاسی منظر نامے میں بھی اس کی اہمیت بن گئی. بہرحال جو کشمیر کے حوالے سے حکومت اپنا ایک پلان مرتب کر رہی ہے, حکومت کا خیال یہ کہ کشمیر کو ہم اجاگر بھی کریں گے ایشو کو, اور ساتھ میں پی ٹی آئی کو یعنی ان کا شو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. خیر انہوں نے تو کیا ہی شو ڈاؤن ان کا کرنا ہے, لیکن میں تو کشمیر کے معاملے پہ بھی اتنی حیران ہوں کہ یہ وہ دن ہوا کرتا تھا کہ جب آپ دنیا کی توجہ مبذول کراتے تھے کہ دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے, کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق رائے دہی ملنا چاہیے, استصواب رائے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. اور ہم بافخر طریقے سے یہ کہتے تھے کہ آپ ایک جانب انڈین کشمیر کا حال دیکھیں, جو انڈیا آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا حال دیکھیں, اور دوسری طرف آپ پاکستان کا جو زیر انتظام کشمیر ہے اس کا حال دیکھیں. آپ کو زمین آسمان کا فرق لگتا ہے. آپ نے یہاں پہ کشمیر میں دیکھیں کتنی آزادی ہے, وہاں دیکھیے کتنا جبر کا ماحول ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب ہم کیا آپ کو بتائیں, ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کیا بلا کے دکھائیں. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ الٹا ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بین کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کشمیر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے کوریج کے لیے. تو ایسا کیا ہے چھپانے کو کہ جو آپ انٹرنیشنل میڈیا کو آنے نہیں دے رہے؟ کرنے دینا انہیں رپورٹ اگر آپ کچھ نہیں غلط کر رہے وہاں پہ. تو یہ دیکھنا بڑا تکلیف دہ. اور اوپر سے اس حکومت کی منافقت آپ چیک کریں, بڑے بڑے بل بورڈز لگائیں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی میں, اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ستم بھارت کرتا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے, اور شرم بھی نہیں آ رہی کہ آپ یہ کنڈیم کرنے کا کیا جواز رکھتے ہیں جو آپ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں. وہاں پر آپ اس بات کے اوپر شور مچاتے ہیں کہ جناب وہاں پہ یوز آف فورس کیا جاتا ہے اور بھارتی فوجی وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں. تو آج آپ آزاد کشمیر میں کیا کر رہے ہیں, اور وہ خود کرتے ہوئے آپ دوسرے کو کیسے پھر کنڈیم کر سکتے ہیں. تو میں تو اس منافقت پہ بھی حیران ہوں اس حکومت کی کہ آپ یہ سب کیسے کر لیتے ہیں. لیکن پھر جب میں دیکھتی ہوں کہ جناب یہ فارم 47 پر آئے ہوئے لوگ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر اتنے روب کے ساتھ اور اتنے غرور کے ساتھ اتنے اعتماد کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں اخلاقیات کے اور ہر جمہوریت کے اوپر اور ہر طرح کی چیزوں کے اوپر, تو پھر میں حیران ہوتی ہوں کہ جب آپ اتنے ہی ڈھیٹ ہو جائیں
تو بھائی پھر آپ سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا. تو بس یہی اب صورتحال ہے اس حکومت کی. بہرحال آنے والے دن کافی لگ رہا ہے کہ ہیپننگ والے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.